नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के छठे अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में कुछ भौतिक परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि पदार्थ की भौतिक अवस्था, उसके आकार, उसके रंग या उसके आमाप में होने वाले परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम रासायनिक परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, रासायनिक परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कई बार हमारे घरों के आसपास या हमारे घर में तांबे या पीतल के बर्तनों पर वर्षा ऋतु में हम जंग लगी देखते हैं, परंतु हाँ, जब हम उसे किसी रसायन से साफ करते हैं तब उनका रंग हम पुनः बदल देते हैं और उन्हें मूल अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, हम वर्षा ऋतु में जरूर देखते हैं कि हमारे घर के बाहर दरवाजों में लगे हुए ताले, जो कि लोहे के बने होते हैं, उनमें कई बार जंग लग जाता है। विद्यार्थियों, क्या ये जो जंग लगा हुआ पदार्थ है यह लोहे जैसा ही होता है? बिल्कुल सही, ये उनके जैसा नहीं होता, यह थोड़ा सा अलग गुणधर्म रखता है। इसी प्रकार हमारे घर में जब मम्मी रोटी तवे पर बनाती है और उस तवे को पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है, तब उस पर भी हम जंग लगी देखते हैं। यह जो जंग लगी हुई हम देख रहे हैं, इसका रंग हमारे लोहे के रंग से थोड़ा सा अलग होता है और यह जो जंग है यह लोहे से थोड़ा सा अलग गुणधर्म रखती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, हमारे घर में उपयोग में लिए जाने वाले कुछ औजार जैसे कि पाना, हथौड़ी, स्क्रू, लोहे की चेन या कुल्हाड़ी, इन पर भी कई बार वर्षा ऋतु में जंग लग जाती है और इनके रंग के साथ साथ इनके गुणधर्मों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यह सभी किसी न किसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। अब ये रासायनिक परिवर्तन कैसे हैं, उन्हें समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, इस क्रियाकलाप में हमें मैग्नीशियम की एक पतली सी पट्टी यानी फीता लेना है। आप चाहें तो उसका तार भी ले सकते हैं और उसे अच्छे से रेगमाल से घिस करके उसे तैयार कर लेना है, ताकि उसके ऊपर जो भी जंग लगा भाग है वह उतर जाए। अब इसे एक सिरे से पकड़ करके दूसरे सिरे को आपको मोमबत्ती की ज्वाला से गर्म करना है। जब आप थोड़ी देर तक गर्म करेंगे तब आप पाएंगे कि वह भाग जलने लग जाता है और बिल्कुल सफेद चमकदार ज्वाला से जलता है। जब वह पूरी तरह से जल जाए तब आप पाएंगे कि उसमें पट्टी का कोई भाग नहीं रहता और वह एक प्रकार की भस्म में रूपांतरित हो जाता है। वह अपने मूल पट्टी जैसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है, हमें मात्र राख प्राप्त होती है। यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है उसे हम एक रासायनिक समीकरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीशियम लिया जिसका संकेत है Mg, और उसे जब हम जलाते हैं, अर्थात हम उसको जलाने के लिए हवा की उपस्थिति की सहायता लेते हैं, हवा अर्थात ऑक्सीजन, और जब यह जलता है तब उसके जलने पर जो हमें राख जैसा पदार्थ प्राप्त होता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड है यानी MgO। विद्यार्थी मित्रों, यह समीकरण संतुलन अवस्था में नहीं है, परंतु इस समीकरण को संतुलित करना हम अगली कक्षाओं में सीखेंगे, उसकी हमें यहाँ चर्चा नहीं करनी है। विद्यार्थियों, यहाँ जो आपके सामने रासायनिक समीकरण प्रस्तुत है यह एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया को दर्शाता है। अब विद्यार्थी मित्रों, कुछ रोचक क्रियाकलाप करते हैं। आपके पास जो भस्म प्राप्त हुई है उस भस्म को आपको एक पात्र में इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा जल मिला देना है और उसे अच्छे से हिला करके एक मिश्रण तैयार करना है और इस मिश्रण का परीक्षण आपको लाल तथा नीले लिटमस पत्र की सहायता से करना है। विद्यार्थी मित्रों, जब आप इसका परीक्षण करेंगे तब लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग में होने वाला परिवर्तन आपको जरूर से नोट करना है। जब यह क्रियाकलाप आप करें तब आप पाएंगे कि लाल लिटमस पत्र नीले रंग में रूपांतरित हो जाता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, आपने पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आपने देखा था कि क्षार जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में रूपांतरित कर देता है, यानी वह क्षारकीय गुणधर्म रखता है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जो भस्म को आपने जल में मिलाया है उसके बाद जो आपको रसायन मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वह बिल्कुल नया पदार्थ है जो कि अपने मूल गुणधर्मों को बदल देता है। हम कह सकते हैं वह अपने मूल रूप से रासायनिक गुणधर्मों को बदल देता है, अर्थात वह मैग्नीशियम या ऑक्सीजन जैसा बिल्कुल नहीं रहता, वह बिल्कुल नए गुणधर्मों को धारण कर लेता है।
यहाँ पर जो हमने क्रियाकलाप किया, जिसमें हमने क्या देखा कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जल को मिला दिया। विद्यार्थियों, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में जल को मिलाते हैं तब इनके बीच एक प्रकार की प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया होकर के हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का रसायन प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का रसायन प्राप्त हो रहा है, यह बिल्कुल नए गुणधर्मों वाला रसायन है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या जल के गुणधर्मों से भिन्न गुणधर्म रखता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, मैग्नीशियम को जलाने पर एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसे जल में घोलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे बिल्कुल नए गुणधर्मों वाले रसायनों का हमें निर्माण होता देखने को मिलता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तनों के दरमियान नए पदार्थों का निर्माण जरूर होता है। विद्यार्थी मित्रों, मोमबत्ती को जला करके हम मैग्नीशियम की पट्टी का सावधानी पूर्वक दहन कराएंगे। इस प्रयोग को करते समय हमें सब्र रखना अत्यंत जरूरी है। जब आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह बिल्कुल सफ़ेद रंग की ज्योत के साथ जलती है। हम इसकी राख को इस बीकर में एकत्र कर लेंगे। जब यह राख इसमें अच्छे से मिल आ गए तब इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और पानी मिलाकर इसे अच्छे से हिलाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है, पानी थोड़ा सा ही मिलाना है। और अब इस राख को इस पानी में हम अच्छे से घोल देंगे। अच्छे से घोल लेना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है। क्योंकि मैग्नीशियम की पट्टी को जब हमने जलाया तब मैग्नीशियम का हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया हुई और रासायनिक प्रक्रिया होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब विद्यार्थी मित्रों, हम इस रसायन का जो हमें प्राप्त हुआ है लिटमस पत्र की सहायता से हम परीक्षण करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले लाल लिटमस पत्र लेता हूं। अब इस लाल लिटमस पत्र की सहायता से हम इस रसायन का अध्ययन करेंगे कि यह एसिडिक है या बेसिक है। जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह लिटमस पत्र नीले रंग में रूपांतरित हो जाता है। यानी लाल लिटमस पत्र नीले रंग में रूपांतरित हो जाता है, अर्थात जो रसायन हमें प्राप्त हुआ है वह क्षारीय प्रकृति रखता है। एक क्रियाकलाप और करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, तो कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप जितना पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा मिलाना है। यह नीला थोथा आपको आपकी पाठशाला के प्रयोगशाला में जरूर मिलेगा। विद्यार्थियों, अब इस विलयन में आपको थोड़ी सी कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए यह क्रियाकलाप आपको अपने शिक्षक मित्र की उपस्थिति में करना है, आपको उनकी देखरेख में करना है। जब आप उसे मिलाएंगे तब आपको नीले रंग का विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लेना है ताकि जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं उसमें होने वाले परिवर्तनों को आप अच्छे से नोट कर सकें। और जो शेष बचा हुआ विलयन है, एक कील अथवा तो उपयोग में ली गई लोहे की ब्लेड का टुकड़ा डाल सकते हैं और थोड़ी देर बाद आपको उसे छोड़ देना है और उसमें होने वाले परिवर्तन का अच्छे से अवलोकन करना है। जब थोड़ी देर बाद आप उस विलयन का रंग देखते हैं जो कि बिल्कुल नीला रंग था, वह अब बदल जाता है। साथ ही जो कील अथवा ब्लेड आपने ले रखी थी, अब उसे बाहर निकालिए और उसके रंग में होने वाले परिवर्तन को भी देखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको परिवर्तन होता दिखाई देगा। आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट उसके अंदर हमने लोहे की कील या ब्लेड ले रखी थी, उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण उनके रंग में परिवर्तन होता है और जो कॉपर सल्फेट का रंग नीला था वह रंग बदल करके आयरन सल्फेट में रूपांतरित हो जाता है और आयरन सल्फेट यह हरे रंग का विलयन होता है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, जो आपने लोहे की कील ले रखी थी उसके ऊपर आप कॉपर अथवा तांबे की एक परत देख सकेंगे जो एक बिल्कुल ही नए पदार्थ के अंदर रूपांतरित हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर आयरन की यानी लोहे की कील
या ब्लेड डालते हैं तब उसके रंग में परिवर्तन होकर के हमें कॉपर सल्फेट में से फेरस सल्फेट प्राप्त होता है तथा जो हमारे पास लोहे की कील थी उसकी जगह पर हमें कॉपर या तांबे का रसायन प्राप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, आइए इसको हम एक समीकरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर सल्फेट जो कि नीला रंग का विलयन रखता है, जब हम उसमें लोहा की कील या ब्लेड डालते हैं तब इनके बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा आयरन सल्फेट यानी FeSO का है और कॉपर प्राप्त होता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमें नए पदार्थों का निर्माण होता हुआ देखने को मिलता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे विद्यार्थी मित्रों। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, तो किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच जितना सिरका आपको ले लेना है। आप सोच रहे होंगे ये सिरका क्या होता है। विद्यार्थी मित्रों, हम जब बाजार में कुछ चाइनीज वस्तुएं लेने के लिए जाते हैं तब चाइनीज बनाने वाला व्यक्ति उसमें खटापन लाने के लिए सिरका डालता है, या बाजार में से जब हम अचार लेकर के आते हैं तब उस अचार में भी खटापन लाने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डाल देना है। विद्यार्थी मित्रों, आपने पिछली कक्षाओं में इनके विषय में जानकारी प्राप्त की थी कि सोडा यह बेसिक गुणधर्म रखता है तथा सिरका अम्लीय गुणधर्म रखता है। अब आपको उसके बीच रासायनिक प्रक्रिया होकर के कुछ बुदबुदाहट की ध्वनि जरूर सुनाई देगी और आप देखेंगे कि उसमें से एक प्रकार के गैस के बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। यह गैस को आपको ताजा बना हुआ चूने का जो पानी है उस पर से गुजारना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ताजा बना हुआ चूने का पानी आप कैसे लेंगे। विद्यार्थियों, बड़ा सामान्य है। आप बाजार में से चूने की एक पुड़िया ला करके उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसे अच्छे से हिला करके छोड़ दें। आप देखेंगे कि चूना जो है वह पात्र के तलिए में बैठ जाएगा और उसके ऊपर जो पानी है उसे आपको अलग से एक पात्र में निकाल लेना है। यह पानी आपके लिए बिल्कुल ताजा चूने का नितरा हुआ पानी कहा जाएगा। अब इसका आपको ध्यान से अवलोकन करना है। जब आप ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तब आप पाएंगे कि जो चूने का पानी आपने ले रखा था उसका रंग बदल करके दूधिया हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आप इस चीज से भलीभांति परिचित हैं कि चूने के नितरे पानी पर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पसार करते हैं तब उसका रंग दूधिया हो जाता है। यहां होने वाली रासायनिक परिवर्तन में सिरका, जिसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, और खाने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उनके बीच में एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलतः कार्बन डाइऑक्साइड का तथा कुछ अन्य नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसका हम रासायनिक समीकरण देखें तो सिरका और खाने के सोडे के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर के हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थों का निर्माण देखने को मिलता है। यह अन्य पदार्थ कौन से हो सकते हैं, उनके विषय में और अधिक जानकारी आप अपने आने वाली कक्षाओं में जरूर देखेंगे। आप इस चित्र की सहायता से यह प्रक्रिया किस प्रकार करनी है उसका ख्याल रख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र CO2 है, जब आप इसे चूने के नितरे पानी पर से पसार करते हैं, जिसका सूत्र CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तब इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे हमें कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 प्राप्त होता है। साथ ही हमें जल प्राप्त होता है जो कि एक अन्य पदार्थ है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर के हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल अर्थात नए गुणधर्म रखने वाले पदार्थ उत्पन्न होते देखने को मिलते हैं। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसके तहत चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना यह कार्बन डाइऑक्साइड का एक मानक परीक्षण है जिसे आपने पिछली कक्षाओं में जरूर किया होगा। हम श्वसन के दरमियान जो गैस बाहर निकालते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रमाण अधिक होता है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, यदि आप चूने का नितरा पानी लें और उसके ऊपर फूंक मारें तब कुछ समय बाद उसका रंग भी दूधिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा श्वास में उत्पन्न की गई जो गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रमाण अधिक मात्रा में होता है। विद्यार्थियों, क्रियाकलाप 6 और 8 में आपने जो परिवर्तनों को होते हुए देखा उनको आप पुनः याद कीजिए। आपने देखा होगा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक से अधिक पदार्थ उत्पन्न होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। क्रियाकलाप 6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर हमें भस्म यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होती देखने को मिली, और जब कॉपर सल्फेट के
विलयन की, हमने लोहे के साथ अभिक्रिया की, तब हमने देखा कि उसमें कॉपर सल्फेट के स्थान पर आयरन सल्फेट बनता है तथा कॉपर हमें प्राप्त होती है। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो जाती है। इस चीज को आपने क्रियाकलाप में देखा था तथा क्रियाकलाप 6.8 में आपने देखा कि सिरके और खाने के सोडे के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसको चूने के नितरे पानी पर से पसार करने पर वह उसे दूध या रंग में परिवर्तन कर देती है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, उपरोक्त परिवर्तनों में हमने देखा कि बिल्कुल नए गुणधर्म रखने वाले रसायनों का निर्माण होता है। इस पर से विद्यार्थी मित्रों हम कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हम चर्चा करते हैं विद्यार्थी मित्रों कि रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप समझे तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना। विद्यार्थियों, हम जिस भोजन को ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनको उनके मूल स्वरूप में प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में पाचन होता है, जिसके फलतः हमें मूल स्वरूप के पदार्थ प्राप्त होते हैं जो कि रासायनिक परिवर्तन ही है। फलों का पक जाना, जैसे कि आम, कच्चे आम में से पके हुए आम का प्राप्त होना, अंगूर का किण्वन होकर के उसमें से अल्कोहल का निर्माण होना, यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम जिन औषधियों का इस्तेमाल करते हैं वह रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला के अद्योत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। यानी बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद हमें औषधियां यानी दवाएं प्राप्त होती हैं। साथ ही उपयोगी नए पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक हो गया या डिटर्जेंट अर्थात अपमार्जक हो गया, यह भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिनकी सहायता से हम कपड़ों को धोते हैं, फर्श को धोते हैं और औषधियों का इस्तेमाल तो विविध प्रकार के रोगों के उपचार में करते हैं। किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दरमियान विद्यार्थी मित्रों क्या क्या होता है, यह हमें समझना अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान कुछ निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जैसे कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण निर्मुक्त होते हैं या तो शोषित होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान बुदबुदे की आवाज या फटाकों की आवाज जैसी आवाज हमें सुनाई देती है, गंध उत्पन्न होती है, साथ ही साथ बिल्कुल नई गंध वाले पदार्थ को भी बनाया जा सकता है, रसायनों के रंग में परिवर्तन होता है और किसी न किसी प्रकार की गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, रासायनिक परिवर्तन के दरमियान पदार्थों की अवस्थाओं के अंदर कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख करके रासायनिक परिवर्तनों के विषय में ख्याल आ गया होगा। आपने यह भी सीखा होगा कि रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए क्यों महत्व रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे इन्हें देख करके और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे अच्छे से देख सकें। विद्यार्थी मित्रों, हम रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के विषय में और अधिक जानकारी अपने अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।